वो तो 3 क्लास लेता ही है नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स। नाइट्रोजन परिवार लिखिए, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स। अच्छा, ऑक्सो एसिड का मतलब जिनमें जो एलिमेंट का आप ऑक्सो एसिड बना रहे हो उसमें वो ऑक्सीजन से जुड़े और फिर हाइड्रोजन जुड़े। सबको मालूम है ना कि नहीं? ऑक्सो एसिड का मतलब, अभी आपने फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स पढ़े, तो फास्फोरस ऑक्सीजन से जुड़ा और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, ये कहलाया ऑक्सो एसिड। अब नाइट्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन जुड़ेगा हाइड्रोजन से, तो ये कहलाएगा NOH। NOH नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स। देखो, सबसे पहले हाइपो नाइट्रस एसिड, ठीक, ये हमको एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैंने लिखा है H2N2O2, और इसका स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने सुना होगा सिस ट्रांस, तो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के एक ही साइड अगर वो है जुड़ जाए तो ये सिस प्रोडक्ट बन गया, इसका नाम हो गया सिस हाइपो नाइट्रस एसिड। और ये हो गया ट्रांस हाइपो नाइट्रस एसिड, ये बन गया ट्रांस। तो इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होती है, क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के एक ही साइड दोनों ग्रुप हो जाएं, डबल बॉन्ड पर रोटेशन ना हो, रोटेशन नहीं होता डबल बॉन्ड पर, डबल बॉन्ड पर रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होता है, जिसके कारण कौन सी आइसोमरिज्म डेवलप होती है? जियोमेट्रिकल। तो इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म डेवलप हो गई है, ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हैं ये, सिस एंड ट्रांस। दूसरा नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड HNO2 होता है, सब जानते हैं HNO2 है। और ये देखिए HONO, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और एक स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है, ON, और ऑक्सीजन की बजाय हाइड्रोजन से लग जाए ये बॉन्ड। ये देखिए, दो स्ट्रक्चर पढ़े हैं आपने HNO2 के, ठीक है। HONO, यहां देखिए ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहां देखिए नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये टाटोमेरिज्म हो गई। क्या है ये? टाटोमेरिज्म। ये टाटोमेरिक स्ट्रक्चर्स हैं HNO2 के दो। कभी HNO2 इस तरह से रिएक्ट करता है, कभी HNO2 इस तरह से रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पर ऑसिलेट होते रहता है, तो टाटोमेरिज्म है ये। और तीसरा होता है नाइट्रिक एसिड, जिससे आप सब परिचित हैं, HNO3। इसका स्ट्रक्चर ये नाइट्रिक एसिड। तो हाइपोनाइट्रस एसिड में कौन सा आइसोमरिज्म नजर आ रहा है? सिस ट्रांस। नाइट्रस एसिड में कौन सा आइसोमरिज्म नजर आ रहा है? टाटोमरिज्म। HNO2 के दो स्ट्रक्चर होते हैं, HONO जिसमें ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़े, और HN जिससे नाइट्रोजन से जुड़े। दोनों
स्ट्रक्चर काफी फेमस हैं, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। हमें ये दो नहीं है कोर्स में, सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर बना दिए हैं, बाकी हमें सिर्फ है नाइट्रिक एसिड जिसकी प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन पढ़नी है। देखो, नाइट्रिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड by Ostwald method. Preparation of nitric acid by Ostwald method. ये नाम से भी हमें थोड़ा याद रखना है, ओस्टवाल्ड मेथड। इसमें आना क्या है, देखो, अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम गेज कैटलिस्ट पर पास किया गया। प्लेटिनम गेज, प्लेटिनम की जालियां होती हैं, कमरे में प्लेटिनम की जालियां होती हैं, उस पर अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ पास किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बैलेंस करना होगा, 4NH3 + 5O2, तो ये बनेगा 4NO प्लस बची हुई कितने 6H2O, ये निकल गए। बैलेंस की कोई मतलब नहीं, अमोनिया को ऑक्सीजन गैस पर पास किया जा रहा है, ऑक्सीजन गैस के साथ प्लेटिनम गेज पर पास किया जा रहा है। क्वेश्चन केवल ये है, ये समझ आ गया क्वेश्चन? अमोनिया गैस को ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम गेज पर पास किया तो क्या बनी, नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनी, और ये जो NO है वह ऑक्सीजन से फिर आगे रिएक्ट करेगी तो ये 2NO2 बनेगी। क्या बन गई, 2NO2, नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट हो गई नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड में, NO2 में। ये NO2 आगे वाटर से रिएक्ट करे, वाटर में भेज देंगे इस NO2 गैस को, तो ये बनाएगी HNO3। अगर मैंने ये 3NO2 ले लिया, ठीक है, और H2O, तो ये आपका बन गया क्या, 2HNO3, और बचा क्या, NO। बैलेंस हो गया कि नहीं, इसमें बैलेंस ही थोड़ी सी देखना है। 6 ऑक्सीजन है, इधर एक 7 हो गया। ध्यान दीजिए, NO2 गैस को, NO2 गैस को पानी में पास किया तो क्या बन गया, नाइट्रिक एसिड, और क्या तैयार हो गई, NO। इस NO को फिर इधर भेज दिया, तो समझ आ गया, तो NO2 बन गया, NO2 बना, फिर ये पानी में पास किया, ये चलते रहता है, इधर से भी NO बन रही है और इधर से भी NO बन रही है। तो इस तरह से नाइट्रिक एसिड तैयार किया जाता है। कौन सी मेथड हुई, ओस्टवाल्ड। तो एक तो क्वेश्चन आता ओस्टवाल्ड मेथड का जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है, तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, अमोनिया गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाकर प्लेटिनम गेज पर पास करते हैं तो क्या बनता है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। NO ऑक्सीजन के प्रेजेंस में NO2 बनाता है, NO2 वाटर में पास करते हैं तो नाइट्रिक एसिड, और फिर से NO बनता है, और NO फिर रिसाइकिल्ड कर दिया जाता है। बहुत सिंपल है, समझ आ गया ना ओस्टवाल्ड प्रोसेस। एंड दूसरा है वर्कलैंडाइट प्रोसेस। वर्कलैंडाइट प्रोसेस, इसमें N2 और O2 को इलेक्ट्रिक स्पार्क
की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया, N2O2 को मिला दिया तो NO बन जाएगा और NO आगे फिर वही रिएक्शन है सेम। तो वर्कलैंड डाइट प्रोसेस में N2 और O2 को इलेक्ट्रिक स्पार्क के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है। तो NO बना और NO को फिर ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया तो NO2 बना, NO2 को पानी में पास कर दिया तो HNO3 बना, बाकी फिर वही प्रोसेस। तो वर्कलैंड डाइट प्रोसेस में N2 और O2 मटेरियल होते हैं, पोस्टवाल्ड प्रोसेस में अमोनिया, ऑक्सीजन और प्लेटिनम गेज मटेरियल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाऊं। देखो, अब आता है नाइट्रिक एसिड के कुछ लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड और प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। सबसे पहला ध्यान देना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी HNO3 को पानी में डालिए, एसिडिक नेचर उसका, तो HNO3 को पानी में डालिए तो H3O आयन प्लस नाइट्रेट आयन मिलेगा ही मिलेगा अपने को। तो H3O को पानी में डाला, HNO3 को पानी में डाला तो एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। खास बात, रिएक्शन विथ कॉपर। कॉपर यदि रिएक्शन करता है HNO3 के साथ, अब रटना है यहां से, कोल्ड, ये रटना है, कोल्ड डाइल्यूट HNO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर आई है आपको, कॉपर और डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन। ये देखिए रटना, ये है 3Cu प्लस 8 HNO3। 3Cu प्लस 8 HNO3 कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ जब रिएक्शन करता है तो बैलेंस करने का तरीका 3CuNO3 ट्वाइस। पहले तो आप कॉपर नाइट्रेट बना दो। क्या बना दो? कॉपर नाइट्रेट, 3CuNO3 ट्वाइस, 8H है तो 4H2O निकाल दो। और बचा हुआ जब आप देखोगे तो क्या बचता है वो आप काउंट कर लो। ऑक्सीजन भी काउंट हो रही है पूरी, 24 हैं, और यहां पे देखो कितनी है, 22। 2 ऑक्सीजन बची। नाइट्रोजन देखो कितनी है यहां पर, 6, और यहां पर कितनी, 8। 2 नाइट्रोजन बची तो ये निकल जाती है NO। ये आपको ये पूछा जाएगा।
ये नाइट्रिक ऑक्साइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये डाइल्यूट एंड कोल्ड HNO3 की बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये कॉपर की भी बड़ी इंपॉर्टेंट, तो तीन की बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कहीं ना कहीं आपको टकराएगी, आएगी आएगी क्वेश्चंस। तो 3Cu प्लस 8HNO3, 3CuNO3 ट्वाइस प्लस 4H2O प्लस 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर कॉपर की हॉट कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड, एक मिनट, कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड ओनली लिखा है बस, तो कंसंट्रेटेड लिख लें। कंसंट्रेटेड कोल्ड ही होना चाहिए क्योंकि हॉट में तो रिएक्शन बदल जानी चाहिए। कंसंट्रेटेड, ये रिएक्शन 4HNO3 रटना है, तो CuNO3 ट्वाइस प्लस 2H2O। अब बचा क्या जरा देखो, तो 2NO2 बनेगी, नाइट्रिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं है, NO2 ही बनती है हमेशा। इसको देखिए, Zn प्लस कोल्ड डाइल्यूट, बिल्कुल सेम कंडीशन है, कोल्ड डाइल्यूट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वाली है ना, और ये कोल्ड डाइल्यूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रटना है भाई। 4Zn प्लस 10HNO3, 4ZnNO3 ट्वाइस प्लस 5H2O प्लस N2O, ये नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जिंक का रिएक्शन है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको अभी पूछी गई है, ये भी आपको पूछी गई है, हमेशा आएगी, ये दो रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, कोल्ड डाइल्यूट कॉपर के साथ बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और कोल्ड डाइल्यूट HNO3 जिंक के साथ बनाता है नाइट्रस ऑक्साइड। और ये देखिए, Zn प्लस 4HNO3 ये सेम है, कंसंट्रेटेड एंड कोल्ड के साथ, ये सेम है। ये वही NO2 बना, ये दोनों रिएक्शन सेम है, लेकिन ये बहुत डिफरेंट है, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस बोर्ड की ये दोनों है।
लिख लिया भाई? अब लिखिए कॉपर हो गया, जिंक हो गया, जिंक हो गया हाइड्रोजन के ऊपर और कॉपर हो गया हाइड्रोजन के नीचे। जरा एक बात सोचो कि अगर मैं Zn का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराता हूं तो क्या बनता है? जिंक डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करे तो क्या बनता है? H2 ZnSO4 प्लस H2। और यदि यही जिंक डाइल्यूट H2 कोल्ड डाइल्यूट, ये कोल्ड डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करता है तो ZnSO4 प्लस H2 क्यों नहीं बनता? ZnNO3 ट्वाइस प्लस H2 क्यों नहीं बनता? यहां पर रिडक्शन किसका हो रहा है? ये देखिए, 0 से ये +2 में जा रहा है और हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है। ये रिएक्शन हो रहा है। सल्फेट का तो कोई काम ही नहीं है, ये तो केवल ये चार्ज बैलेंस कर रहा है। और यहां ये Zn 0 से किस में जा रहा है और रिडक्शन हाइड्रोजन +1 है और नाइट्रोजन +5 है। बताइए किसका हो रहा है? H2 नहीं निकल रही साहब, H2 तो यहाँ ये वही स्टेट है, यहां ये +1 में जा रहा है। बताइए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहां पर? यहां रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर उसमें कौन है? ये है नाइट्रिक एसिड का नाइट्रोजन, यहां पर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां देखो ये जिंक वही है, जैसे यहां देख रहे हैं आप, रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक। और यहां H2SO4 का H आयन क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दोनों अलग अलग हैं, समझे कि नहीं? यहां पर H आयन किस में बदल रहा है? H2 में। भैया ये रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में याद करो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वे डाइल्यूट और कोल्ड एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं। तो वही तो है, डाइल्यूट कोल्ड H2SO4 है। ये जिंक को डालो डाइल्यूट कोल्ड HCl में, तो ये साफ ZnCl2 बनाएगा और H2 निकल गई है। ये 0 से +2 में और ये हाइड्रोजन +1 से 0 में। ये वही रिएक्शन हुआ जो यहां हुआ, लेकिन HNO3 में क्यों नहीं हो रहा है? ये क्वेश्चन आपको आया है कि, क्वेश्चन सुनिए, when zinc is treated with the dilute H2SO4 H2 evolved, ठीक है, but treated with the dilute and cold HNO3, आंसर दीजिए क्या इवॉल्व? N2O। इसका मतलब हाइड्रोजन यहां पर डिस्प्लेस नहीं हो रही है। तो नाइट्रिक एसिड का जो नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हो या N+5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हो। यहां पे नाइट्रेट आयन रिड्यूस हो रहा है। नाइट्रेट आयन क्या हो रहा है? रिड्यूस। और यहां पे क्या रिड्यूस हो रहा है? H आयन रिड्यूस हो रहा है। तो आंसर आपको समझना है, नाइट्रेट आयन प्रिफरेंशियली रिड्यूस एज कंपेयर टू H आयन। ये मैंने वहां पे रिडॉक्स में भी, इलेक्ट्रो में भी ये बात बोली थी और ऐसा का ऐसा स्टेटमेंट लिखाया था। और यहां भी आपको ये ध्यान देना है, तो जब जिंक और डाइल्यूट कोल्ड HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो H आयन का रिडक्शन नहीं होता है, किसका हो जाता है? नाइट्रेट आयन का प्रिफरेंशियली रिडक्शन होता है H आयन के रिस्पेक्ट में। ये तो लिखिएगा
when zinc treated with dilute HNO3, when zinc treated with dilute and cold HNO3, nitrate ion preferentially reduced, nitrate ion preferentially reduced एज कंपेयर टू एच आयन, आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं एज कंपेयर टू एच आयन। एच आयन के कंपैरिजन में नाइट्रेट आयन प्रेफरेंशियली रिड्यूस होते हैं, तो नाइट्रेट आयन प्रेफरेंशियली रिड्यूस एज कंपेयर टू एच आयन एंड फॉर्म N2O, एंड फॉर्म N2O नॉट H2। H2 नहीं मिलती है, तो पूरी मैंने 10 बार बात समझा दी आपको। ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको आया है कि डाइल्यूट HNO3 के साथ हमें H2 नहीं मिलती है, क्या मिलता है? N2O। क्यों? नाइट्रेट आयन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए प्रेफरेंशियली रिड्यूस होता है। रिडक्शन किसका होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो एच आयन नहीं खींच पा रही है, नाइट्रेट आयन खींच रहा है, और किस में कन्वर्ट हो गया? N2O में। समझ आ गया? तो ये दोनों रिएक्शन का प्रोडक्ट H2 है, पर इस रिएक्शन का प्रोडक्ट H2 नहीं है। अब इतने सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और इतने सालों से हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। समझ गए कि नहीं? तो मेरी कोशिश है कि जितने आए हुए क्वेश्चन है मैं आपको समझा दूं और इम्पोर्टेंट समझा दूं। देन अब देखिए, रिएक्शन विथ कॉपर हो गया, जो पीरियड जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत नीचे है, जैसे अपन देते हैं गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड एंड प्लेटिनम, ध्यान देना, ये जो गोल्ड है इसको आपने HNO3 में डाल दिया, और प्लेटिनम किसी को भी HNO3 में डाल दिया तो नो रिएक्शन, HCl में डाल दिया तो नो रिएक्शन। रिएक्शन नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि हाईली इनर्ट है, हाईली इनर्ट है। लेकिन अगर आपने 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 ले लिया, तीन पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3 ले लिया, तो ये प्रोडक्ट, ये जो है मिक्सचर कहलाने लगता है एक्वा रेजिया। और अब ध्यान देना, इस एक्वा रेजिया का जब रिएक्शन आपस में होता है तो बनता क्या है? ये बन गया NOCl, ये बन गया 2H2O, 4 हाइड्रोजन है, 1 और 3, 4 हाइड्रोजन 2H2O, और जो सबसे मेन नेसेंट क्लोरीन। एक्वा रेजिया का जो मेन रिएजेंट बनता है वह होता है नेसेंट क्लोरीन। क्या होता है? नेसेंट क्लोरीन। समझ गए? अब ये जो नेसेंट क्लोरीन निकलता है, यह नेसेंट क्लोरीन गोल्ड के साथ रिएक्ट करता है। ये देखिए, ये गोल्ड के साथ रिएक्ट किया नेसेंट क्लोरीन, तो जैसे 2 बना, ऐसे 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं। तो ये बन गया AuCl3। देखिए गोल्ड घुल गया, ये +3 स्टेट में कन्वर्ट हो गया, और HCl भी इसमें एक्सेस में पड़ा रहता है, तो HCl से आगे रिएक्शन कराया, तो ये बन गया, बहुत ध्यान से देखिए, HAuCl4, HAuCl4 क्लोरो ऑरिक एसिड, इसको हम बोलते हैं क्लोरो
ऑरिक एसिड। समझ आ गया? तो ध्यान दीजिएगा, गोल्ड जो है वो एक्वारेजिया में डिसॉल्व हो जाता है। पहले क्या ऑक्सीडाइज होता है, फिर एक्वारेजिया में जो एक्सेस HCl पड़ा रहता है उसके साथ वो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता HAuCl4, क्लोरो ऑरिक एसिड। ठीक है। और यदि प्लेटिनम के साथ रिएक्शन कराना है तो ये देखिए Cl फिर वही है, निशेंट Cl है, ये निकला। ध्यान दीजिए, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये PtCl4, ये +4 स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर एक्सेस ऑफ HCl में रिएक्ट करता है तो ये बनता है H2PtCl6, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, ये बनता है क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। अब आपने सोचा कि आपकी ज्वेलरी जो है वो थोड़ी ब्लैक हो गई है, गोल्ड की चमक कम हो गई है, तो आप गोल्ड को चमकाने के लिए सोनी जी की दुकान पे चले गए। तो सोनी जी क्या करते हैं, ये काम करते हैं, बस एक्वारेजिया बनाया, उसमें गोल्ड डाल दिया, ठीक है, वो गोल्ड का कुछ पार्ट घुल गया, प्लेटिनम का कुछ पार्ट घुल गया, अपने सामने उठाई और दे दी, पैसे भी नहीं लिए। क्या जरूरत है पैसे लेने की, आ गया ना गोल्ड। समझ आ गया? बोले मैडम आपसे पैसे नहीं लेंगे। क्यों? आप तो कस्टमर हैं, आते ही रहते हैं। देखो गोल्ड जो है ना इसमें आ जाता है। ठीक है, पैसे बोले गोल्ड को साफ करने के हम लोग पैसे नहीं लेते, हम तो वैसे ही साफ कर देते हैं। समझ आ गया तुमको? तो गोल्ड डिसॉल्व्ड इन द एक्वारेजिया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HAuCl4, platinum dissolved in the aquaregia due to the formation of H2PtCl6। हो गया क्लियर ये? अब रिएक्शन विथ नॉन मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। कॉम्प्लेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, गोल्ड की रिएक्शन के व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक्वारेजिया की रिएक्शन है, वो कई तरह से इंपॉर्टेंट है। अब रिएक्शन विथ नॉन मेटल, देखो बहुत सारी बातें याद ना भी रहें तो क्वेश्चन देख के, क्योंकि अपना पढ़ा हुआ होता है, क्वेश्चन देख के वो बात याद आ जाती है। जैसे सपोज बिल्कुल याद नहीं रह रहा है कि यार इसमें क्या बनता है, लेकिन क्वेश्चन देख के याद आ जाएगा कि निसेंट क्लोरीन। ठीक है, और निसेंट क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसकी। क्या बोला मैंने? एक्वारेजिया की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिएक्टिंग स्पीसी क्या है? निसेंट क्लोरीन। एक्वारेजिया क्या है? 3 and 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड HNO3। और कभी भी याद मतलब अगर आपको ध्यान भी ना रहे तो भी याद आ जाता है कि H2PtCl6 क्लोरोप्लेटिनिक एसिड बनता है। तो बहुत सारी बातें अगर अपन, इसलिए मैं पूरा डिटेल में पढ़ाता हूं कि बहुत सारी बातें अगर हम भूल भी जाएं तो क्वेश्चन अगर हम देख लेंगे तो वहां याद आ जाएगा। ठीक है, और मेन बात आपको हमेशा ही ध्यान रखना है
रिएक्शन विथ नॉन मेटल, देखिए रिएक्शन 4 नॉन मेटल हैं, जिस 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2 पूछी गई हैं, मैं आपको बतलाता हूं। कार्बन नॉन मेटल है और HNO3 के साथ आप रिएक्शन कर दो तो भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सामने ध्यान दीजिए, और ये कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो कार्बन ऑक्सीडाइज इन द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो नाइट्रिक एसिड है, ये देखो कार्बन हमेशा अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में, ये देखो +5 है, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा NO2 में। ये देखिए इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए +4 में, ये हमेशा NO2 में ही कन्वर्ट होगा हमेशा, ठीक है। कार्बन, ये देखिए फास्फोरस, अब भी आपने फास्फोरस का रिएक्शन लिखा था, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सब कंसंट्रेटेड है ना, HNO3 कंसंट्रेटेड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या याद है क्या बना था? बस ये जीरो स्टेट है, जीरो स्टेट से यह H3PO4 में +5 स्टेट में, और ये खुद किस में कन्वर्ट हो गई? NO2 में। नाइट्रिक एसिड हमेशा ही किस में बदलेगा? NO2 में। फास्फोरस H3PO4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। तो फास्फोरस को सीधा हमें क्या याद रखना है? हमें तो सिर्फ ये याद रखना है, फास्फोरस को सीधा H3PO4 में, कार्बन को सीधा CO2 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अगला लिख रहा हूं, आयोडीन जीरो स्टेट है, HNO3 कंसंट्रेटेड लिया। बताइए कोई मन से सोच सकता है? मैंने आयोडीन की बहुत सारी रिएक्शन आपको समझाई है, बिल्कुल HiO3 में +5। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सल्फर S8 होता है, वह भी जीरो है, और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ बदलता H2SO4 में। सल्फर H2SO4 में सबसे इंपॉर्टेंट कौन से बताया मैंने? फास्फोरस और आयोडीन। ये बाकी ये इसी में बदलते हैं सब, है ना, NO2 में। तो फास्फोरस H3PO4 में, आयोडीन HiO3 में, ये 2 रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। याद करो, आपको एक क्वेश्चन में दिया था, KMnO4 को यदि हम एसिडिक मीडियम में ट्रीट करें I2 तो वो बदलता है किसमें? और एल्कलाइन मीडियम में आयोडीन, एल्कलाइन मीडियम में IO3 में। शायद वो KI का रिएक्शन था, KI या HI, KI जो है वो HiO3 में बदलता है। तो ये दोनों रिएक्शन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट। देखिए ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है और दिस इज द नाइट्रेट आयन। यह नाइट्रेट आयन का टेस्ट होता है।
देखिए, आपने कोई भी नाइट्रेट ले लिया, ये टेस्ट ट्यूब में आपने नाइट्रेट ले लिया, आप चाहें तो सोडियम नाइट्रेट ले सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, हमें तो नाइट्रेट से मतलब है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमने डाला, ये इसका एक्वा सॉल्यूशन बना लिया अपन ने। क्या बना लिया इसका? एक्वा सॉल्यूशन। इसमें डाला हमने FeSO4, ध्यान दीजिएगा, फेरस सल्फेट। ये +2 स्टेट है, ये पहला काम किया मैंने, एक्वा सॉल्यूशन बनाया। ये दूसरा काम किया मैंने, इसमें डाल दिया FeSO4। क्या डाल दिया? तो रिएक्शन हो रही है NaNO3 प्लस FeSO4, एनो बनेगी। क्या बनेगी? एनो गैस। क्या बनेगी? एनो गैस। और अब टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया और बिल्कुल इस टेस्ट ट्यूब की बाल के सहारे से यहां डाल दिया अपन ने इसको। समझे? तो ये जैसे ही दोनों लिक्विड, ये और ये लिक्विड H2SO4 मिलेगा, वैसे ही यहां पर आपको एक रिंग तैयार हो जाएगी ब्राउन कलर की, जिसे हम बोलते हैं ब्राउन रिंग। तो ये जो प्रोडक्ट, जो ब्राउन रिंग बनती है, वो ये FeH2O5, FeH2O5NoSO4, ये कहलाता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो कैसे याद रखिएगा? कोई भी नाइट्रेट, पहले डाला FeSO4, FeSO4 और नाइट्रेट का रिएक्शन होता है, तो तैयार हो जाता है क्या? एनो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलती है। और वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकली और फिर H2SO4 जैसे ही आप मिलाते हैं, तो वैसे ही वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बन जाता है, FeNOH2O5SO4। ये कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी खास बात, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कहलाता है। कैसा कॉम्प्लेक्स है वो लिख दिया मैंने, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ध्यान देना है, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ली तुमने? +2। ये जो NO होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर लूज करता है। याद है तुमको? कहीं पढ़ाया है रिडॉक्स में? रिडॉक्स में चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन पढ़ाया है मैंने। क्या पढ़ाया है? चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। तो ये NO प्लस हो जाता है, NO क्या हो जाता है? प्लस। और ये क्या हो जाता है? +2 से ये प्लस हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा आपको समझाया था मैंने कि Fe होता है +2 स्टेट में, NO होता है 0 स्टेट में, ये। और इससे एक इलेक्ट्रॉन इसमें आता है, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन कहलाता है, जिससे Fe हो जाता है +1 स्टेट में और NO भी हो जाता है +1 स्टेट में। ये पूरा इस तरह का चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होता है। क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। तो जो NO होता है आयरन के कॉम्प्लेक्स में, वो हमेशा +1 होता है। आयरन के कॉम्प्लेक्स में NO ऑलवेज +1। अब जब ये +1 है और H2O होता है 0 और सल्फेट पर होता है -2 चार्ज, तो जब आप आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा? क्या कारण है? यहां देखिए, आयरन क्या है? +2 में, लेकिन ये जो रिएक्शन में NO बनता है, वो इसका क्या कर देता है? रिडक्शन। तो NO जो है वो किस में बदल जाता है? +1 में। और आयरन +2 से किस में बदल जाता है? +1 में। इसे आपने क्या नाम दिया था? ये भैया रेडॉक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के कारण
आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से +1 में बदल जाता है। समझ आ गया? लिख लिया सब लोगों ने? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? FeSO4 प्लस H2SO4 ये प्रोडक्ट बनता है। देखिए नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद ग्लिसरॉल। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ये ग्लिसरॉल है। प्लस HNO3 in the presence of concentrated H2SO4 in the presence of concentrated H2SO4। ये ले लिया मैंने 3 मोल्स, यहां देखिए 3 मोल्स ये ले लिया और ये निकल गया H2O और ये बन गया एक, मैंने ऐसा लिख दिया। देखो इसे तुम क्या बोलते हो? अब भी H लगा दो तो क्या है ये? यहां H लगा दो तो क्या है? नाइट्रिक एसिड। तो इसका हमने नाम दिया ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यह नाइट्रो, ऐसा लग रहा है कि नाइट्रो है। ये देखो क्या नाइट्रो ग्रुप दिख रहा है? नहीं, नाइट्रो ग्रुप नहीं है। कौन सा ग्रुप है? ये तो नाइट्रेट है। NO3 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 नाइट्रेट है। समझे? तो इसका ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो गलत नाम है। पर जिसका गलत नाम एक बार लिखा गया मार्कशीट में
तो वो लिखा गया। अब इसका नाम मार्कशीट में लिख दिया है अपन ने, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। बट हमें ये बात ध्यान रखना है कि ये इसका नाम गलत है। इसका करेक्ट, इट इज नॉट, ध्यान से सुनिएगा, इट इज नॉट नाइट्रो कंपाउंड। इट इज नॉट नाइट्रो कंपाउंड, ये नाइट्रो कंपाउंड नहीं है, ठीक है। यह नाइट्रेट है, यह एक एस्टर है। इट इज एन एस्टर। और एस्टर का नाम मालूम है तुम्हें कैसे लिखते हैं? 8 लगा के, क्या लगा के? 8। तो इसका नाम, इट्स नेम इज, ये देखिए, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट। ये एक एस्टर है, ये नाइट्रो कंपाउंड नहीं है। अपन सोच रहे हैं कि ये नाइट्रो कंपाउंड है, तो गलत सोच रहे हैं, नाइट्रो नहीं है। फिर भी अपन बोल क्या रहे हैं? नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन इसका गलत नाम है, सही नाम है ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट। वह नाइट्रो कंपाउंड नहीं है, सही है एस्टर। यह एस्टर है। ये बताओ, अल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? एस्टर। तो अल्कोहल ग्लिसरॉल हो गया, एसिड नाइट्रिक एसिड हो गया, तो क्या बना? एस्टर। समझ आ गया? तो ये क्या है? एस्टर है। इसे नोबल ऑयल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फ्रेड नोबल ने इसको बनाया, इसलिए उसके नाम से इसका नाम नोबल ऑयल पड़ गया। समझे कि नहीं? तो नोबल ऑयल है ये। और तुम्हें मालूम है बहुत एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव है, जिसका यूज डायनामाइट बनाने में किया जाता है, ठीक है। डायनामाइट, अब ये तो साइंस है, साइंस का आप यूज दोनों जगह कर सकते हो, विनाश में और विकास में। तो अगर हमको विनाश करना है तो डायनामाइट का उपयोग कर सकते हैं, और विकास करना है तो भी बोले विकास में। बिल्कुल, रास्ता बनाना है, बड़े बड़े पहाड़ हटाना है, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ना है, तो डायनामाइट का यूज कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो डायनामाइट, डायनामाइट से बहुत सारे जगह के चट्टानों को हटा हटा के रास्ते बनाए। डायनामाइट से बहुत पैसा कमाया अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया डायनामाइट से, ठीक है। और उसने अपनी वसीयत में लिख के गया कि मेरे पास बैंक में इतना पैसा जमा है और मेरे नाम से नोबेल प्राइज स्टार्ट किया जाए और इन इन एरियाज में नोबेल प्राइज दिया जाए। उसने पूरा वसीयत में लिख के गया। तो नोबेल प्राइज उसी के पैसों से दिया जाता है। समझे कि नहीं? समझ आ गया डायनामाइट क्या है? तो अगर आप ग्लिसरॉल नाइट्रेट में नाइट्रोसेल्यूलोज और अमोनियम नाइट्रेट मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? डायनामाइट। नाइट्रोसेल्यूलोज प्लस ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट। नाइट्रोसेल्यूलोज को बोलते हैं घन कॉटन। नाइट्रोसेल्यूलोज, इसी को बोलते हैं सेल्यूलोज नाइट्रेट, इसी को बोलते हैं घन कॉटन। इसमें नाइट क्या मिला दिया जाए? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ये दो कंटेंट, नाइट्रोग्लिसरीन प्लस सेल्यूलोज नाइट्रेट, क्या तैयार कर दिया अपन ने? डायनामाइट। ये डायनामाइट बन गया। देखो, ये इसलिए मैंने बतलाया कि नाइट्रो कंपाउंड नहीं है। कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है नाम से, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड नाइट्रो कंपाउंड नहीं है। तो ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये नाइट्रो कंपाउंड नहीं है।
और एक और बड़ा फेमस क्वेश्चन आया है मालूम आईआईटी में, ये इसको देखो, ये लास्ट ईयर के और लास्ट ईयर आया है। क्या है ये पिक्रिक एसिड है। इसमें एसिड ग्रुप नहीं है, इसमें एसिड ग्रुप COOH नहीं है, फिर भी इसके सरनेम में एसिड लगा हुआ है, पिक्रिक एसिड। इसलिए ये जो NO2 है ये -R और -I ग्रुप इतना क्रिएट करता है कि इस H की एसिडिटी इसके बराबर कर देता है। ये H और ये H बराबर एसिडिक नेचर के हो जाते हैं, इनका पावर बिल्कुल बराबर आ जाता है। समझ आ गया? फिनाल वेरी वीक एसिड है, फिनाल्स आर वेरी वीक एसिड, बट ट्राइनाइट्रोफिनॉल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज, मतलब वेरी वीक ना लगा के वीक एसिड, जस्ट लाइक एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो इसकी एसिडिटी और इसकी एसिडिटी ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है, इसलिए फिनॉल में जब ट्राइनाइट्रो लग जाए तो उसका नाम बोलने लगते हैं हम पिक्रिक एसिड। तो ये ऐसा एसिड है जिसमें COOH ना होते हुए भी एसिड है, और ये ऐसा है, ठीक है, जो नाइट्रो कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसमें NO2 नहीं, हम NO2 नहीं, ये NO3 है। ठीक है, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये आइटम में भी पूछा गया है आपको, ये वाला, किस एसिड में COOH ग्रुप नहीं है। बना लिया? समझ आ गया आपको? कितने एरियाज में नोबेल प्राइज दिया जाता है? सबसे पहला साइंस में, ठीक है, फिर पीस में बाद में, हाँ पीस में, फिर लिटरेचर में सबसे बाद में जोड़ा गया, उसकी वसीयत में लिटरेचर नहीं था। ठीक है, लिटरेचर नहीं था उसकी वसीयत में, लिटरेचर को बाद में जोड़ा गया। तो ये तुमको उसमें एम्स वगैरह में पूछे जाते हैं ना। और इकोनॉमिक्स में, मेडिकल में, ठीक है, और बोलो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो साइंस में माना गया है। ठीक है क्या अलग है? होता है, फिजिक्स में अलग होता है, केमिस्ट्री में अलग होता है नहीं, मेरा ख्याल है साइंस में होता है, साइंस माना गया है उसमें। इकोनॉमिक्स में, पीस में, मेडिकल में, मेडिकल अलग डिपार्टमेंट, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री से हटके है वो। और किसमें है यार, मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है? हो सकता है तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग हो। हाँ होता है शायद, मतलब अपन बोलते हैं ना फिजिक्स का नोबेल प्राइज, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। अभी पीस में नोबेल प्राइज हमारे यहाँ किसको, बड़े फेमस हैं कैलाश सत्यार्थी, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। अपने साइट के ही हैं, भोपाल थोड़े से विदिशा के। लिखिए, बात नहीं अभी। एक और है, यूज काफी फेमस है,
टॉल्यूइन पर HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 को लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक हम ट्रीट करें तो क्या मिलता है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन। टू फोर सिक्स ट्राइनाइट्रोटोलुइन, TNT कहते हैं इसको, TNT। ठीक है, TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुइन। इसका यूज भी कहां किया जाता है मालूम है? ये भी बहुत खतरनाक एक्सप्लोजिव है TNT। एक्सप्लोजिव बनाने में यूजेस हैं, आपको जो एनसीईआरटी में मैं देख रहा हूं कि यूजेस है, तो मैंने उसको रिएक्शन के टर्म में लिखा दिया आपको। तो ट्राइनाइट्रोटोलुइन लिखिए। यार हमसे एक भूल हो गई है, इसको अपन भूल गए रिएक्शन को लिखना। वहां पर आर्थोफास्फोरस एसिड में और हाइपोफास्फोरस एसिड में उनका रिड्यूसिंग और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आप जरा सा निकाल लो, दो अपने को दो लाइन चाहिए है H3PO3 में। H3PO3 में एक रिएक्शन लिखना हम भूल गए हैं उसकी, वो H3PO3 प्लस H3PO3। ये देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, बोलो, +3। मैंने दोनों एक साथ लिख दिए हैं, ठीक है। और इसको अगर आप हीट करेंगे H3PO3 को तो नहीं, अभी मुझे याद है कि मैंने नहीं पढ़ा। H3PO4 बनेगा और फास्फीन बनेगा, ये +5 और ये -3। तो H3PO3 आर्थोफास्फोरस एसिड को जब आप हीट करते हैं तो उसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है। ये हो गया था, ये कहां पर? स्टार्टिंग में हो गया है। फिर ये शायद नहीं हुआ है, AgNO3 2H2O प्लस H3PO2। H3PO2 का रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H3PO2, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H3PO2 शायद ये नहीं हुआ है, तो ये भी लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मालूम है किस कारण से है उसमें? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किस कारण से है? जो pH बॉन्ड है उसमें। तो H3PO2
प्लस AgNO3 प्लस H2O। मैं बैलेंसिंग लिख देता हूं सीधा। अब 4 AgNO3 2H2O, 4 AgNO3 प्लस 2H2O प्लस H3PO2। प्रोडक्ट लिखिए सिल्वर HNO3 H3PO4। सामने देखिए H3PO2 ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जल्दी बोलिए, +1। और इसमें बड़ी खास बात क्या, पीएच बॉन्ड है, ये जानते हो तुम। ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है AgNO3 +1 स्टेट में है। किसमें है, +1 स्टेट में। ये देखिए मेटेलिक सिल्वर में रिड्यूस हो जाता है। सिल्वर नाइट्रेट मेटेलिक सिल्वर में रिड्यूस हो गया और खुद ये देखिए +1 स्टेट से किसमें ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इस पीएच के कारण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ आ गया, बना लेना। ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इज ड्यू टू दिस पीएच बॉन्ड। पीएच बॉन्ड के कारण इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आती है। मेटेलिक सिल्वर में रिड्यूस करता है सिल्वर नाइट्रेट को। ये पूरा फिनिश हो गया। अब अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑक्सीजन कंपाउंड। समझ आ गया पूरा।